एक छोटे से जंगल में टुनटुनी नाम की एक बहुत ही मोटी चिड़िया रहती थी। कुछ दिनों पहले उसके पति की मौत हुई थी। वो इतनी मोटी थी कि वो साफ सफाई का काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उसे कोई अपने यहाँ काम पर रखना पसंद नहीं करता था। काम न मिलने की वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, मैं इतनी मोटी क्यों हूँ जिसकी वजह से कोई भी मुझे अपने यहाँ काम पर रखने के लिए भी राजी नहीं है। अब तो मेरे पास बस ये थोड़े से ही पैसे बचे हैं। इन पैसों में तो घर का राशन भी ठीक से नहीं आ पाएगा। नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। ऐसे में कब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहूंगी। हे भगवान, काश मैं मोटी ना होती। कम से कम मुझे आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। ये सब सोचते हुए वो रोती जा रही थी और बार बार अपने आप को कोस रही थी। वो पूरी रात बस यही सोच रही थी कि ऐसा कौन सा काम है जो मोटे होने के बावजूद भी वो कर सकती है। तभी अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आता है, हाँ, ये सही है। मैं ये काम आसानी से कर सकती हूँ। मुझे उसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। और फिर अगली सुबह जैसे ही सुबह होती है, टुनटुनी बाजार से बर्गर बनाने का सामान लाती है और बर्गर बनाकर एक ठेले पर रखकर चौराहे पर जाकर बेचने लगती है। जल्दी आओ, बर्गर खाओ, अपनी सेहत बनाओ। ताज़ा ताज़ा बर्गर, गर्मा गर्म बर्गर खाओ और अपनी सेहत बनाओ। बर्गर ले लो, बर्गर। तभी टुनटुनी के ठेले पर कुछ पक्षी बर्गर खाने आते हैं और जैसे ही वो पक्षी उसका बर्गर खाते हैं, अला, ये बर्गर कुछ ज्यादा ही मोटा नहीं है। भला बर्गर भी कोई ऐसा होता है क्या? खुद तो है ही मोटी, बर्गर भी अपने जैसा बेस्वाद बना रखा है। मोटी कहीं की, बर्गर खिलाकर सारा मुंह खराब कर दिया। अरे भला बर्गर भी कोई इतना मोटा बनावट है, और वो भी बेस्वाद। जब बर्गर बनाना नहीं जानते तो बेचते ही काहे हो? अरे आप तो मोटे हो तो क्या हुआ, कम से कम बर्गर तो ठीक बनाते। जब आपसे काम नहीं होवत है तो करते ही काहे हो? सही में, जैसे ये मोटी है, इसका बर्गर भी इसके जैसा मोटा और बेस्वाद है। टुनटुनी सभी की बातों से दुखी हो जाती है। किसी को भी मेरे बनाए हुए बर्गर अच्छे नहीं लगे। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं खाना कहाँ से बनाऊंगी? अब तो मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। जो पैसे थे वो सब बर्गर का सामान लाने में खर्च हो गए। ये सब सोच सोच कर टुनटुनी बड़ी ही दुखी होती है और वो दुखी मन से अपना ठेला लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। तभी रास्ते में अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और गिरते ही वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और वो एक आत्मा बन जाती है। नहीं, मैं मर नहीं सकती। मैं चुड़ैल नहीं बन सकती। आज उन सभी पक्षियों की वजह से मेरी जान चली गई। अगर मुझे मोटा न कहते तो मैं नहीं मरती, और अगर उन्हें मेरा बर्गर पसंद नहीं था तो मेरा मजाक तो ना उड़ाते। उन सभी ने मुझे मोटा कहकर मेरा मजाक उड़ाया है। जिन पक्षियों ने मुझे मोटा कहा, मैं उन पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी। फिर जैसी सुबह होती है, टुनटुनी की आत्मा अपना रूप बदल लेती है, लेकिन अब भी वो मोटी ही रहती है और चौराहे पर जाकर बर्गर बेचने लगती है। बर्गर ले लो, बर्गर, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म बर्गर ले लो। जल्दी आओ, नहीं तो सारे बर्गर खत्म हो जाएंगे। जो पहले आएगा उसे एक बर्गर के साथ एक बर्गर फ्री मिलेगा। उस टुनटुनी चिड़िया की आवाज को सुनकर उसके ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है। मैं पहले आया, पहले मुझे बर्गर दो। नहीं, पहले मैं आया था, मुझे बर्गर फ्री में मिलना चाहिए। ठीक है, मैं उसी को एक बर्गर फ्री दूंगी जो पहले आया था।
फिर वो चुड़ैल उसकी आंखें बचाकर बर्गर पर जादू करके उसे खाने के लिए देती है। ये लो भैया आपका बर्गर और ये फ्री वाला बर्गर भी। और फिर बर्गर खाते ही वो कौवा उस चुड़ैल से कहता है, सही में बर्गर खाकर तो मजा ही आ गया। चुड़ैल मनी मन खुश होती है। हाँ हाँ खाओ खाओ खूब खाओ। मुझे मोटा कहा था ना, अब देखना तुम लोगों का क्या होता है। अगर आपको मेरे बर्गर इतने पसंद आए तो मैं हर रोज आपको ऐसे ही बढ़िया बर्गर बना के खिलाया करूँगी। उस चुड़ैल के बनाए हुए बर्गर सभी पक्षियों को पसंद आ रहे थे। चुड़ैल अपने बनाए हुए बर्गर पर जादू करके उन्हें खिला रही थी। जो कोई भी उसका बर्गर खाता तो बस खाता ही रह जाता। ये चिड़िया इतनी मोटी होने के बावजूद भी इतनी जल्दी और इतना बढ़िया बर्गर कैसे बना लेती है। कुछ देर बाद टुनटुनी के सभी बर्गर खत्म हो जाते हैं और वो मनी मन बड़ी खुश भी हो रही थी। अरे वाह, चलो अच्छा है, सभी को मेरे बनाए हुए बर्गर पसंद आ रहे हैं और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। लेकिन जब ये लोग अपने घर पहुंचेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो गया। और बोलो मुझे मोटी। ये कहकर टुनटुनी बड़ी जोर से हंसने लगती है और फिर जैसे ही रात होती है वो फिर से चुड़ैल बन जाती है। और उधर जिन्होंने चुड़ैल के बर्गर खाए थे और वो सभी उसी की तरह मोटे हो जाते हैं और इधर चुड़ैल मनी मन खुश हो रही थी। अब आएगा मजा। मुझे मोटा कहा था ना, जब खुद मोटी होंगी तब पता चलेगा कि कैसा लगता है जब कोई उन्हें मोटा कहता है। और फिर जैसी सुबह होती है उन सभी की पत्नियां जब उन्हें उठाने के लिए आती हैं तो अपने पतियों को मोटा देखकर उनकी चीख निकल जाती है और चीख की आवाज सुनकर वो सभी जाग जाते हैं और वो सभी अपनी पत्नियों से कहते हैं, अरे क्या हुआ, इतनी जोर जोर से सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, मैं चिल्ला रही हूँ। जब तुम भी अपने आप को देखोगे तो आप भी ऐसे ही चिल्लाओगे। फिर कालू जैसे अपने आप को देखता है तो उसकी भी चीख निकल जाती है। मैं रात को तो अच्छे से सोया था, फिर अचानक से रात ही रात में मोटा कैसे हो गया? किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उनके साथ ये कैसे हुआ, वो मोटे कैसे हो गए। और फिर अगली सुबह वो चुड़ैल फिर से चिड़िया का रूप ले लेती है और भयानक हंसी हंसने लगती है। अब चला जाए बर्गर बेचने। बर्गर बेचूंगी तभी तो सभी पक्षी मेरा बर्गर खाएंगे और मोटे हो जाएंगे मेरी तरह। फिर वो और ज्यादा जोर से हंसने लगती है और बर्गर बेचने के लिए निकल जाती है और चौराहे पर जाकर अपना ठेला खड़ा करके बर्गर बेचने लगती है। जल्दी आओ, बर्गर खाओ, अपनी सेहत बनाओ। बर्गर ले लो बर्गर। जो पहले आएगा उसे एक बर्गर के साथ एक फ्री मिलेगा। जल्दी आओ, बर्गर खाओ। उस चुड़ैल के ठेले पर देखते ही देखते कुछ ही देर में भीड़ जमा हो जाती है और सभी पक्षी उस चुड़ैल से बर्गर खाने के लिए मांगते हैं। अगले दिन कालू कौवा भूरा कबूतर से मिलता है। पता नहीं भैया, मैं रात को अच्छे से सोया था, पता नहीं सुबह तक मोटा कैसे हो गया। सही में मैं भी जब रात को सोया था तो बिल्कुल ठीक था और जब सुबह उठा तो पता नहीं मोटा कैसे हो गया। मेरी घरवाली तो मेरे साथ जाने से भी मना करती है क्योंकि मैं मोटा जो हो गया हूँ, उसे मेरे साथ जाने में भी शर्म आती है। अरे तुमका तो ठीक है, फिर भी मेरी वाली ने तो मुझे खाना पीना तक देना बंद कर दिया है और खाने में वो मुझे घास फूस खिला रही है। कहती है इसे खाकर तुम पतले हो जाओगे। कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, हमें पता तो लगाना पड़ेगा। चलो हम अभी के अभी पुजारी जी के पास चलते हैं, वही हमें कुछ बता सकते हैं। फिर वो दोनों पक्षी मिलकर जिगर बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम लोग जिस चिड़िया से बर्गर खरीद कर खाते हो वो कोई चिड़िया नहीं, एक चुड़ैल है और वो तुम सभी से अपना बदला ले रही है। पुजारी जी आप ही हमारी मदद कर सकते हैं और उस चुड़ैल से बचा सकते हैं।
ठीक है, ये लो विभूति और इसे ले जाकर बर्गर में मिलाकर उसे खिला देना। पर हम उसे खिलाएंगे कैसे? ये मेरा काम नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम लोग अपना काम करो। फिर वो दोनों पक्षी उस चुड़ैल के पास जाते हैं और उससे बर्गर खाने के लिए मांगते हैं, और जैसे ही चुड़ैल उन्हें बर्गर खाने के लिए देती है, वो कालू कौआ जल्दी से उसके ऊपर विभूति छिड़क देता है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है और वो अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं अब तुम पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। माफ कर दो, हम तुम्हारा कभी मजाक नहीं बनाएंगे और ना ही किसी और मोटे का मजाक बनाएंगे। टुनटुनी उन सभी को माफ कर देती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। पत्नी टूनी चिड़िया के गुजर जाने के बाद टुन्नू चिड़ा अपनी छोटी बेटी टुनटुनी चिड़िया की देखभाल करने के लिए सुंदरी नाम की कौवी से दूसरा विवाह रचाता है। सुंदरी कौवी की भी पहले पति से बुलबुल नाम की एक बेटी थी। सुंदरी बहुत ही लालची कौवी थी। उसने टुन्नू चिड़ा से शादी सिर्फ जायदाद के लालच में की थी। वहीं उसकी बेटी बुलबुल टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती से बहुत जलती थी। माँ, मुझे टुनटुनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसे तुम घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? अरे मैं तो उसे ऊपर पहुंचाने की सोच रही हूँ। फिर तुम क्यों कुछ नहीं करती माँ? तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। बस मौके का इंतजार कर रही हूँ बेटी। बस एक बार इसके बाप को किसी काम से शहर के जंगल जाने दे, उसके बाद हम टुनटुनी को रास्ते से हटा देंगे और कुछ दिनों बाद इसके बाप को भी रास्ते से हटा देंगे। पूरी जायदाद में हमारा ही राज होगा। एक दिन टुनटुनी को देखने के लिए कालू नाम के कौवे का रिश्ता आता है। उसे देखते ही बुलबुल अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे ये कौवा बहुत पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगी। इधर कालू उसके घर वाले टुनटुनी चिड़िया को पसंद कर लेते हैं। ये सुनकर सुंदरी कौवी और बुलबुल टुनटुनी चिड़िया से जलने लगी। माँ, कुछ करो ना, वरना उस बंदरिया की शादी राजकुमार कौवे से हो जाएगी। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं कालू की शादी टुनटुनी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया के पिता टुन्नू चिड़ा को काम के सिलसिले में शहर के जंगल जाना पड़ा। ये देखकर सुंदरी कौवी मनी मन बहुत खुश होती है और अपनी बेटी बुलबुल से कहती है, जंगल के पास वाली नदी में खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं, यही अच्छा मौका है टुनटुनी को रास्ते से हटाने का। इतना कहकर सुंदरी ने टुनटुनी चिड़िया को बुलाया और कहा, अरे ओ टुनटुनी, जरा इधर तो आ। हाँ माँ, आपने बुलाया? जंगल के पास वाली नदी में जो नीले रंग के फूल खिले हैं, उन्हें तोड़कर ले आओ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुना है उन फूलों को पीसकर लगाने से सर दर्द ठीक हो जाता है। पर माँ, मैं अकेले जंगल में नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। ज्यादा बहाने मत बना, जल्दी जा और लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। टुनटुनी चिड़िया न चाहते हुए भी डरी सहमी जंगल जा पहुंची, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पीछे बुलबुल कर रही है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही नदी किनारे नीले रंग के फूल को तोड़ने लगी, तभी बुलबुल ने पीछे से उसे जोर का धक्का दिया और वो नदी में गिर गई। अरे बचाओ मुझे, अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ मुझे। चलो, अब ये मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी। ये कहते हुए बुलबुल घर वापस लौट आई। वहीं दूसरी ओर टुनटुनी चिड़िया को जब होश आया तो उसने अपने आप को नदी के उस पार पाया। अरे, मैं तो नदी में डूब गई थी, फिर मैं जिंदा कैसे बच गई? तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। यहाँ वहाँ देखा तो उसे एक बोलता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर ढेर सारी नेल पॉलिश की शीशियाँ लटक रही थी। घबराओ नहीं टुनटुनी, अब तुम सुरक्षित हो और मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हें हैरानी हो रही होगी ना कि एक पेड़ भला कैसे बोल सकता है। हाँ, और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हूँ और मुझे भी पता है कि तुम्हें किसने जान से मारने की कोशिश की। पर अब तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से एक जादुई नेल पॉलिश तोड़ लो और उसे लगा लो।
टुनटुनी चिड़िया ने जल्दी से जादुई नेल पॉलिश की शीशी तोड़ी, जैसा कि पेड़ ने कहा। नेल पॉलिश लगाते ही टुनटुनी चिड़िया पहले से भी सुंदर दिखने लगी। ये नेल पॉलिश हमेशा अपने साथ रखना, ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा और तुम्हारी हर इच्छा भी पूरी करेगा। अब तुम अपने घर वापस जाओ। टुनटुनी चिड़िया पेड़ का धन्यवाद करके बोलती है, पेड़ जी, मैं अब कभी घर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे वहाँ कोई प्यार नहीं करता है। बस मुझे आप अपनी एक डाली दे देना, मैं उसी में ही अपना घोंसला बनाकर रह लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम मेरी डाली पर अपना घोंसला बना लो और आराम से रहो। टुनटुनी चिड़िया नेल पॉलिश के पेड़ पर अपना घोंसला तैयार कर लेती है और उसमें रहने लगती है। एक दिन कालू कौआ उस नेल पॉलिश के पेड़ के पास से गुजर रहा होता है। वो टुनटुनी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा था, लेकिन तुम मुझे कहीं मिली ही नहीं। टुनटुनी कालू कौवे को सारी बात बताती है। टुनटुनी, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ और मैंने अभी तक किसी से शादी नहीं की, क्योंकि मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। जादुई पेड़ उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और उनसे कहता है, टुनटुनी चिड़िया, कालू कौवा सही बोल रहा है। अब तुम इससे शादी कर लो और खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। पेड़ की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से शादी के लिए हाँ कर देती है और उसकी धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हिमालय के जंगल में कई तरह के पक्षी एक साथ रहते थे। वो सभी बारिश के मौसम से बचने के लिए अपने अपने घोंसले बना रहे थे। कुछ ही देर में सभी पक्षी अपने अपने घोंसले बना लेते हैं, लेकिन एक चिड़िया अपना घोंसला नहीं बना पाती, जिसका नाम टूनी था। उसकी एक पिंकी नाम की बेटी भी थी। फिर एक टुनटुनी नाम की चिड़िया उसके पास आती है। अरे टूनी चिड़िया, अभी तक तुम अपना घोंसला नहीं बना पाई। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है टुनटुनी बहन, तुम भी मेरी मदद करो। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया का घर बनाने में उसकी मदद करती है। कुछ ही देर में टूनी का घोंसला भी बन जाता है। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी उड़ती हुई आती है। भागो, सब भाग जाओ, सब पक्षी यहाँ से, वो आ रहे हैं, भागो यहाँ से, भागो। अरे ये कौवी यहाँ जंगल में क्यों थी? पता नहीं। अरे भाग जा यहाँ से, वो आ रहे हैं, भागो यहाँ से, भागो। वो आ रहे हैं। टुनटुनी चिड़िया कुछ पक्षियों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सभी उसी तरफ नजरें गड़ाकर देखते ही रहते हैं जहाँ से सभी भाग रहे थे। तभी अचानक वहाँ कई सारे मोर आ जाते हैं और अपना नाच दिखाने लगते हैं। ये सभी इन नाचने वाले मोरों से डर के क्यों भाग रहे थे? लगता है इन्हें दुष्ट चील समझ लिया होगा। एक कबूतर ये सब देखकर कहती है, चुप हो जाओ। उन सभी पक्षियों में एक बूढ़ी कबूतरी भी थी। वो उन मोरों के नाच को बड़े खौफ और डर से देख रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये मोर क्यों नाच रहे हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया से पूछती है, क्या हुआ दादी जी? ये मोर यहाँ आके अचानक नाचने क्यों लगे? आप कुछ जानती है इस बारे में? देखने में इन मोरों का नाच साधारण सा लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी तबाही का संकेत दे रहे हैं। क्या तबाही? किस चीज की तबाही? पूरे जंगल की। तूफान आने वाला है, एक भयंकर तूफान, और उस तूफान के साथ आएगा जल प्रलय। उस जल प्रलय में जंगल के सभी जीव डूब जाएंगे, चाहे चींटी हो या हाथी या हम पक्षी, कोई भी नहीं बच पाएगा। ये जल प्रलय सबको ले डूबेगा। सभी पक्षी बूढ़ी कबूतरी की बात सुन के डर जाते हैं। कुछ पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं और कुछ उसकी बातों को हल्के में ले लेते हैं। अरे बुढ़िया, पागल हो चुकी है, कुछ भी बके जा रही है। ऐसा होता है कभी कि मोरों के नाचने से तबाही आ जाए और पूरा जंगल नष्ट हो जाए। अरे चलो चलो, सब अपना काम करो, सबको डरा रही है दादी जी। अगर आपकी बात सच है तो हम सभी पक्षी इस जल प्रलय से कैसे बच सकते हैं? कोई उपाय तो होगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। हमें जल देव के पास जाके उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वो इस जल प्रलय को रोके। अगर वो हमारी सहायता करेंगे तो तभी हम बच पाएंगे। सुनिए जी, आपको ऐसा नहीं
बोलना चाहिए था। वो हमसे बड़ी और अनुभवी है, क्या पता वो सच बोल रही हो। हमें उनकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखो, तुम्हें जो समझना है समझो। वो बुढ़िया बेवजह की कहानी बना रही है, सबको डरा रही है। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है। इस मौसम में तूफान और आंधी तो होते ही रहते हैं। लेकिन जंगल तो कभी दबे नहीं होते हैं और ना ही जल प्रलय आता है। कालू भाई, आप ठीक ही कह रहे हो। तभी अचानक से बारिश शुरू होने लग जाती है और बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। एक हवा का झोंका ऐसा आता है कि सभी पक्षियों के घर उड़ जाते हैं, लेकिन कालू कौवे का घर नहीं उड़ता क्योंकि उसने अपने घर को रस्सियों से बांध कर रखा था। सभी पक्षियों को बूढ़ी कबूतरी की बातों पर यकीन हो जाता है। वो सभी पक्षी उसके पास चले जाते हैं, लेकिन कालू कौवा अपने घोंसले से नहीं जाता क्योंकि कालू कौवे को उसकी बातों पर भी विश्वास नहीं था। सुनिए जी, जल्दी यहाँ से चलिए, जल प्रलय हमारी तरफ आ रहा है। मैं तो सुनहरी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। आप भी बात मान लीजिए और चलिए यहाँ से। नहीं टुनटुनी, वो बुढ़िया तो बकवास कर रही थी और सभी उसकी बातों में आ गए। ये बस एक तूफान है जो थोड़ी देर बाद चला जाएगा। आपको अपनी जिद पूरी करनी है तो करो, लेकिन मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रही हूँ। फिर सभी पक्षी नदी किनारे जाते हैं और लाल परी से प्रार्थना करते हैं। हे लाल परी, प्रकट होइए, हमें आने वाले भयंकर जल प्रलय से बचा लीजिए। तभी जल परी नदी में से प्रकट होती है। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों याद किया? क्या कोई समस्या है? हे लाल परी, हमें आने वाले जल प्रलय से बचा लीजिए। कृपया आप इस जंगल में जल प्रलय ना लाए। अगर जल प्रलय आया तो जंगल के सभी जीव पक्षी उसमें डूबकर मर जाएंगे। पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये प्रकृति का नियम है। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भोगेगा। मनुष्य के लगातार नदियों और समुद्र में कचरा डालने के कारण हमारे पिताजी बीमार हो चुके हैं। मुझे नदी की शुद्धि के लिए जल प्रलय लाना है, वरना पृथ्वी के सभी जल परियां नष्ट हो जाएंगी। लेकिन लाल परी जी, हमने क्या किया है? मनुष्य के कर्मों की सजा हम जंगल के पक्षियों को क्यों दे रही हो? कृपया हमें मनुष्य की सजा मत दीजिए। एक एक कर्मों से सभी बंधे हैं। मैं प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं तुम सबको ये जादुई रत्न देती हूँ। इसकी सहायता से तुम सभी बच सकते हो। तुम सभी मिलकर एक बड़ी नाव बनाओ। उस नाव के सबसे ऊपर के हिस्से पे ये जादुई रत्न रख देना। इस जादुई रत्न की सहायता से वह नाव तुम सभी को डूबने से बचाएगी और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी। लाल परी वो रतन टुनटुनी चिड़िया को दे देती है और वो वापस नदी में चली जाती है। अचानक बारिश भी रुक जाती है। फिर सभी पक्षी मिलकर नाव बनाने लगते हैं, लेकिन कालू कौवा उनका साथ नहीं देता क्योंकि वो अब भी यही सोच रहा था कि कोई आंधी जल प्रलय नहीं आएगा। कुछ ही दिनों में वो नाव बन जाती है। फिर टुनटुनी उस जादुई रतन को नाव के सबसे ऊपर वाले सिरे पर रख देती है। उस रतन के रखते ही अचानक से बारिश होने लगती है और भयंकर तूफान आने लगते हैं। तभी सभी पक्षी नाव की तरफ उड़ के चले जाते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। वो सभी ये हैरान होते हैं कि नाव में बारिश की बूंद भी नहीं जा रही थी और नाव का आकार भी बढ़ रहा था। लेकिन कालू को अपने घोंसले को छोड़कर नहीं जाता। तभी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, अरे कालू जी, जल्दी इस नाव पर आ जाइए, नहीं तो आप डूब जाओगे। मेरी बात मान लीजिए, आ जाइए। कालू कौवा किसी की भी नहीं सुनता। वो अपनी जिद की वजह से अपने घोंसले से बाहर नहीं आता। थोड़ी देर बाद ही बारिश और तेज हो जाती है और कालू कौवे का घोंसला टूट जाता है, जिस वजह से कालू कौवे की बारिश में डूबकर मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और सभी पक्षी अपने अपने पेड़ों पर अपना घोंसला बनाने लगते हैं। कालू जी, आपने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी और अपनी जान गंवा दी। इसलिए दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें अपने से बड़ों की बातों को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए।